प्रिय बच्चों, आज हम ई क्लासेस में आपको कक्षा 10 का गणित जिसे आप देख रहे हैं, इसे मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि इसका जो पहला चैप्टर है, ईपी बोर्ड का जो गणित है, इसका जो पहला चैप्टर है ये आप देख रहे हैं। मैं पास से दिखाऊं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। मैं लिख रहा हूं, अध्याय वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये रियल नंबर्स क्या होती है। बच्चों, रियल नंबर्स आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत शॉर्ट में समझाई दे रहा हूँ। एक होती है परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस सब यूँ समझ लीजिए, जैसे 3, 12, 5/3, ऋण 1/7, 3/8, तमाम सारी ये जो संख्याएं हैं इस प्रकार की, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। मैं परमेय संख्याओं पर ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। दूसरी होती है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे √3, √7, √11 एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। चूंकि मैं बहुत जल्दी से इस अध्याय के चैप्टर पे आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये आपकी पिछली कक्षाओं का कार्य है, कक्षा 9 में आप इन्हें सीख चुके होंगे, मुझे आशा है। अब यूं मान के चलिए कि अब ये जो दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, इनका जो मिला जुला नाम है उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों का जो समुच्चय है वह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब जैसे आप परमेय संख्या के चैप्टर को अगर इस किताब का जो चैप्टर से पढ़ना चाहेंगे, तो इसमें जब चैप्टर को शुरू करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको दो विशेष चीजें दिखाई देंगी, जिस पर ज्यादा, एक तो HCF, एक LCM। छात्रों में इन सारी चीजों को छोड़ करके मैंने कहा मैं आपको बहुत जल्दी चैप्टर पर लाया करूंगा। ज्यादा चीजें घुमाएंगे तो आप ऑफ हो जाएंगे, वीडियो भी बहुत लंबी होगी, क्योंकि इन परमेय संख्याओं का अपरमेय संख्याओं पर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो वो अलग से बनेगा। मैं जल्दी से इस किताब के मूल अध्याय पर आना चाह रहा हूं, जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, HCF और LCM।
तो बच्चों मैं अब आपको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ पर ले जाता हूं, जो आपके इस किताब के पहले चैप्टर से संबंधित है। मैं इसको समाप्त करता हूं। ये सारी चीजें खत्म करके मैं अब आपको एचसीएफ और एलसीएम समझाना चाह रहा हूं, जिसे मैं फंडामेंटल गणित मान के चलता हूं। हालांकि में ये चीजें बच्चों से आनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार दोबारा से समझेंगे कि जो कि इस चैप्टर की मुख्य चीज है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले बच्चों समझने का प्रयास करें। एच सी एफ, एच सी एफ, आप देख रहे हैं एच सी एफ। मैं अगर इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहूं तो देखिए क्या होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट में से एस ले लिया, कॉमन में से सी और फैक्टर एफ। इसलिए इसे किताब में शॉर्ट में लिखा गया है एच सी एफ। अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूं, हिंदी रूपांतर क्या होता है देखिए। हिंदी में कहते हैं इसको मासा। अब मासा को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? मासा को कहेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से आप एक बात समझ लीजिए कि एचसीएफ को हम चार तरह से कह सकते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे एचसीएफ, अगर इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूंगा तो कहेंगे मासा, महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों चाहे मैं एचसीएफ कहूं या मासा कहूं, आप इसको पहले से अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये चार तरह से बोला जा सकता है। मोस्टली इस चैप्टर के भीतर इसका नाम एचसीएफ शॉर्ट में बोला जाएगा, या हिंदी में कहेंगे तो मासा। मैं चूंकि हिंदी मीडियम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, इसलिए मैं सारी बातें हिंदी में आपको समझाऊंगा और उसको हिंदी में आप समझने का प्रयास करें। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर महत्तम समापवर्तक होता क्या है। महत्तम समापवर्तक क्या है? तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, जिसे आप जरूर याद करें। देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं इसकी परिभाषा। महत्तम समापवर्तक, इसकी परिभाषा को सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत ही सरल सी परिभाषा लिखा रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती है।
दी हुई संख्याओं का अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं का मासा का, या पूरा लिख दीजिए, महत्तम समापवर्तक कहलाता है, कहलाती है। देखिए, इस परिभाषा को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई भी पूछ बैठता है कि आखिर महत्तम समापवर्तक होता क्या है, तो बच्चे निकालना जानते लेकिन उसे डिफाइन करना नहीं जानते। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब जरा समझने का प्रयास करें, इस परिभाषा को सारे बच्चे जरूर याद कर लें। पूरे उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के छात्रों का ये चैप्टर है जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे साथ समझने का प्रयास करिए, निश्चित ही आप समझेंगे। मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ाऊंगा। अब जरा समझिए, परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। सपोज मैंने 3 संख्याएं ले ली, 12, 18 और 24। 12, 18, 24। अब परिभाषा कहती है, मासा को डिफाइन करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे दी हुई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। यानी 12, 18, 24 को विभाजित करने के लिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान करूंगा तो आप देखिए, एक संख्या निकल के आती है 6। 6 से आपके 12 भी विभाजित हो रहे हैं। विभाजित माने भाग जा रहा है। कितने बार? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। यानी 6 से 12 और 18, 24 तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, यानी भाग जा रहा है। अब ध्यान करिए कि 6 से बड़ी ऐसी और कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये संख्याएं कट जाए। तो परिभाषा कहती थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। ऐसा नहीं है कि शेष बच जाए, पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल 0 हो जाना चाहिए, तब वह संख्या इन दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है? मासा। तो यहाँ बच्चों मैंने अंदाज से इस 6 संख्या को ढूंढ लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए संख्याएं कुछ और बड़ी कर दी जाएं, जैसे 210, 392, 1025, 274 वगैरह वगैरह। कहने का मतलब मैंने ऐसी संख्याएं लिख दी कि अब इनका जो मासा है वह बड़ी से बड़ी जो संख्या है जिससे ये संख्याएं कट जाएं, ढूंढना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए एक मेथड होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे हम इन संख्याओं का या कोई भी दी हुई संख्याओं का मासा ज्ञात कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इसी बात को आपको समझाने जा रहा हूं कि संख्याएं कोई भी हो, कितनी भी हो, हम उनका मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये तो मैंने समझाया है, लेकिन विशेष तौर पर आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए और इसका वीडियो से आप प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक नोटबुक अभी से बना लीजिए, आज से ही बना लीजिए, और ये परिभाषाएं जितनी भी हो रही हैं मैं लिखा रहा हूं उनको साथ साथ लिखते जाइए। अब मैं आपको मासा निकालने के मेथड सिखा रहा हूं, कितने मेथडों से हम मासा यानी HCF निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो रोक करके ये परिभाषा नोट कर लेंगे। मैं इसको समाप्त करता हूं।
देखिए अब मैं लिखा रहा हूं HCF यानी मासा, या फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं पहले, महत्तम समापवर्तक यानी मासा, या आप कह सकते हैं HCF। निकालने की विधियां, निकालने की या ज्ञात करने की विधियां। महत्तम समापवर्तक या मासा या HCF निकालने की विधियां। मैं बार बार ये नंबर नहीं लिखूंगा, मैं एक बार शॉर्ट में मासा लिख दिया करूंगा। मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है, ताकि सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझें। मोस्टली हमारे यूपी के जो गरीब तबके के लोग हैं, मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं कि वो कोचिंग कर सकें, तो इसलिए मेरे साथ आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो HCF निकालने की विधियां, प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, HCF निकालने की 3 विधियां हैं। देखिए पहले विधि है जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड है भाग विधि। भाग विधि को अच्छा समझिए पहले। तीसरी विधि है जिसे कहते हैं अपवर्तक विधि। 3 विधियां हैं हमारी, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अपवर्तक विधि। यहाँ पर मैं आपको तीनों विधियां समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों जब तक हम मासा निकालने की विधियां नहीं समझ लेंगे, तब तक हम इस बुक का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का, उसे नहीं समझ पाएंगे। तो पहले उस चीज को समझ लीजिए जिससे हमारे क्वेश्चन हल होंगे। मैं 3 विधियां हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये 3 विधियां हैं, आप नोट करिए। इसके बाद मैं एक विधि समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए वीडियो को रोक करके विधियां आप नोट कर लें नोटबुक में। और अब मैं पहली विधि लेता हूं, सबसे पहली विधि लेता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले इसको समझाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसा कि नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझें कि जैसे कोई संख्या है 24, इस संख्या के में अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करूं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। उसका एक तरीका होता है, आप यूं करके लाइन कर लें और इस संख्या को अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करें। तो पहले ही समझ लीजिए कि किन किन संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद लेते हैं 5, 5 के बाद लेते हैं 7, 7 के बाद लेते हैं हम 11, 11 के बाद फिर लेते हैं 13, 13 के बाद लेंगे फिर हम 17, 17 के बाद लेंगे 19, 19 के बाद लेंगे 23 एंड सो ऑन। आप सोच रहे हो कि बीच की बहुत सारी संख्याएं रह गई हैं, वो क्यों नहीं लिए। उसका कारण है कि जैसे मैंने 2 के बाद 4 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं लिए, तो जो संख्या 2 से कट जाएगी तो 4 से काटने की जरूरत नहीं रहेगी। जो संख्या 5 से कट जाएगी तो फिर वो 15 की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए इन संख्याओं से काटना शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले मैंने देखूंगा
कि ये जो 24 है वो 2 से कट रहे हैं कि नहीं। एक बार में ही समझने का प्रयास करिए। तो मैं देख रहा हूं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2, 4, 6 और 8 यानी कोई सम संख्या है तो वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। जैसे कि यहाँ 4 है, 4 2 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। कटने का मतलब भाग जाना। जैसे भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये मौखिक भाग देते हैं। अब जरा फिर देखिए, पुनः मैं देख रहा हूं कि 12 संख्या भी 2 से कट रही है। तो ऐसा नहीं है 3 का नंबर ले लें, इस संख्या को तब तक 2 से काटते जाएंगे जब तक 2 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 से काटा, 2 छिक्के 12, मैं देख रहा हूँ संख्या अभी भी कट रही है, 2 3 6। अब संख्या 2 से कटना बंद हो चुकी है, तो मैं अब 2 के बाद किसका नंबर लूंगा, 3 का। 3 1 3। इस तरह से जब एक आ जाए जब एक आ जाए वहीं पर काटना बंद कर दीजिए। अब हमारे पास ये जो संख्याएं आ गई हैं, ये जो गुणनखंड आए हैं, यानी कौन कौन से, 1 2 2 2 और 3, ये जो संख्याएं आ गई हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने के लिए हम इसको यूं लिख देंगे कि 24 बराबर, इनको गुणा कर करके लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 लिख दिए और गुणा 3। अब जरा चेक कर लेंगे क्या ये अभाज्य गुणनखंड सही है, तो इसका गुणा करिए, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, यानी इन संख्याओं का गुणा करने के गुणनफल 24 आ जाना चाहिए, जो आ रहा है। तब हम इस 24 के ये जो चीजें आई हैं इन्हें ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 24 के ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से बच्चों हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। मैं एक और संख्या आपको लेके बता रहा हूं। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए 72, मैंने लिया 72, मैं अब इसके अभाज्य गुणनखंड करना चाहता हूं, तो फिर वही प्रक्रिया वही रहेगी बिल्कुल। सबसे पहले 2 से काटेंगे, संख्या कट रही है, 2 3 6 बचा 1, 2 छिक्के 12, यानी मौखिक हम भाग दे रहे हैं। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 निम 18। अब देखिए 2 से भाग जाना बंद हो गया, 3 का नंबर आ गया। हमने 3 से भाग दिया, 3 तिरके 9 और 3 एकम 3। जैसे ही 1 आ गया हमने बंद कर दिया। अब हम इसके गुणनखंड लिखने का तरीका क्या रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा जैसे 72 के लिखने हैं, तो 72 बराबर 1 2 3, 2 2 के आए 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 के आए 2, तो गुणित 3 गुणित 3। अब हम इसका जरा चेक भी करेंगे, क्या इनका जो गुणनफल है वो 72 आ रहा है, तो करके देख लीजिए, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, इनका अनवरत गुणा हमने किया तो 72 आ रहा है। इस तरह से 72 के ये सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि इस विधि का नाम है, मासा की इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें हर संख्या के आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब बच्चों जब आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए हैं तो इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और आप चाहें तो नोट भी करते चलें। इसके बाद बच्चों मैं अब लौट करके इसी विधि पर आता हूं। मैं ये अभाज्य गुणनखंड करने के तरीके को मिटा रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं सीधे सीधे आ रहा हूं कि मैंने मान लीजिए कोई संख्या ली 36, 45 और 60। मैंने ये 3 संख्याएं ली है, 36, 45, 60।
3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। कहने का मतलब यह दी हुई संख्याएं हो गई। मैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक मासा कैली या HCF जो भी है उसे निकालना चाह रहा हूँ। अब जरा तरीका देखिए, बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान रखिए कि वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मिस मत करिए। अगर आपको गणित पढ़ना है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको गणित की कोचिंग की किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मेरे साथ चलिए, मैं फालतू चीजें पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो वाकई परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी से आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज बच्चों आप देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करें। सबसे पहले हम 36, 45, 60 इन सब के जो मैंने अभी अभी बताया था उस मेथड से हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं 36 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर रहा हूँ, तरीका वही रहेगा। देखिए मैं इधर आपको करके बता रहा हूँ, ये हमारा रफ कार्य हो जाता है, ये हमारा रफ कार्य माना जाता है। इसको ये हमें दिखाना नहीं होता, यहाँ सीधे सीधे लिखने हैं। तो मैं 36 के लिख रहा हूँ, तो 36 के कैसे करेंगे देखिए, 36 फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब 2 से कटना बंद हो गई संख्या, 3 करके 9, 3 एकम 3, एक आ गया बंद कर दिया। तो यही अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 2 3 3। यहाँ लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणित 3। जरा चेक कर लें क्या गुणनफल 36 आ रहा है। 3 त्रिका 9, 2 नी 18, 2 नी 36, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब हमने अगली संख्या ले ली 45। अब जरा हम 45 के करते हैं, बिल्कुल तरीका वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि बाद में 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से कटने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, या 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या होनी चाहिए, यानी ये संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो अब 2 से नहीं कट रहे, तो मैंने बताया था 2 के नंबर, मैंने पहले उसको नोट करा दिया। 2 के बाद हम 3 से शुरू करेंगे, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, बचा 1 से 5 15। वैसे 3 से कटने का एक नियम भी होता है, आपने विभाज्यता के नियम कभी पढ़े हो कि जिस संख्या का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। ध्यान दीजिए बच्चों, 4 और 5, 4 और 5 का अगर योग करें तो कितना आया 9। कितना आया 4 धन 5, योग कितना आया 9। आप देखिए 9 संख्या 3 से कट रही है, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो समझ लीजिए वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, तो ये इसका एक तरीका भी है। तो यहाँ आपकी अलग चीज है विभाज्यता के नियम, मैंने कहा था फंडामेंटल मैथ बहुत लंबा होता है, वो ये अलग चीज है। अब ये संख्या 3 से फिर कटेगी, 5 15। अब संख्या 3 से कटना बंद हो गई है, 4 से काटते नहीं है, तो सीधे 5 पर आइए, 5 एकम 5। तो हमारे 45 के गुणनखंड प्राप्त हो गए 3 3 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बहुत अच्छी तरह से, ये उदाहरण है कि 3 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए एक संख्या हमारी अभी और बची है 60। अब मैं जरा 60 के गुणनखंड भी इसी तरह करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ बाद में 0 है, जिस संख्या के बाद में 0 है वो संख्या निश्चित 2 से कटेगी, तो 2 से काटते हैं, 2 3 6 0। अब 2 से फिर कट रही संख्या, 2 एकम 2, 2 5 10। अब 2 से कटना बंद हो गई, 3 से काटेंगे, 3 5 15। अब 3 से कटना बंद हो गई, 4 से काटते नहीं, 5 से काटा, 5 एकम 5, एक आ गया, वही हमने बंद कर दिया। इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हुए 2 2 3 5। तो यहाँ लिख देंगे 60 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 2 2 3 और 5। इस तरह हम चेक भी करेंगे, 5 3 15, 2 30, 2 60, 5 3 15, 3 45, 3 त्रिका 9, 2 18, 2 36। यानी हमारे ये अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही है। बच्चों ये हमारा रफ कार्य है, इसे पेयर पे आप नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी मिटाए दे रहा हूँ। कहीं कुछ बच्चे फेयर पे भी कर दें, तो ये दिखाने नहीं चाहिए, ये हमारा रफ वर्क है जो हमने करके देखा है। अगर दिखाएं भी तो लेफ्ट साइड में कहीं कॉपी पर दिखा दीजिए, लेकिन प्रश्न में मत जोड़िए, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज हो जाती है, हाई स्कूल के स्तर से के बच्चे को आने चाहिए।
अब देखिए, जब हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए, अब आखिर हम मासा या एचसीएफ कैसे निकालें इनकी सहायता से। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं मासा, या आप इसको क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, HCF बराबर। देखिए कैसे लिखते हैं, यहां पर सबसे पहले पहली लाइन में देखिए सबसे छोटी संख्या है 2, तो सब इसे या सब में देख लीजिए सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसमें 2 देखिए कि इस इन गुणनखंडों में 2 कितनी बार आए, 1 2 बार आए, इसमें आए ही नहीं है, इसमें 2 बार आए, तो समझिए अब हमें 2 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं लेंगे जो इन तीनों फैक्टर्स में आई हो, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में आई हो। तो यहाँ 2 इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है, बात खत्म, छोड़ दीजिए, 2 से काम खत्म, 2 का छुट्टी। 2 के बाद संख्या ली हमने 3, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ये हमारे काम का है क्योंकि वो तीनों ही फैक्टर्स में 3 मौजूद है। तो अब ये देखेंगे कि इसमें 3 3 के कितने हैं, 2, इसमें 3 3 के 2, इसमें 3 3 का 1, तो हमें छोटे वाला चाहिए, कम वाला चाहिए। 2 से हमारा काम नहीं चलेगा, 3 से काम नहीं, 1 वाला ले लेंगे और हमने यहाँ लिख देंगे 3। अब देखिए आगे आइए, इसके बाद अब देखिए 3 के बाद आती है 5 संख्या, तो 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, काम खत्म। अब और कोई संख्या है नहीं है, केवल हमारी एक ही संख्या निकल करके आई 3, तो समझ लीजिए इन संख्याओं का मासा हो गया 3, यानी 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये संख्याएं पूरी पूरी कट सके, कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको 3 से बड़ी, तो इसलिए इनका मासा हुआ 3। अब जरा इसको देख लीजिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूं, ध्यान से देख लेंगे, इस उदाहरण को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक दूसरी संख्या ले रहा हूं, बस 2 उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। अब मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 48, 120, या और बड़ी ले लीजिए, जैसे 96 मान लो। मैंने 3 संख्या ली, 48, 120, 96। संख्याएं कितनी बड़ी हो, मैं बड़ी संख्या लूंगा तो काटने में समय लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तरीका देखिए वही रहेगा बिल्कुल, पहले हम 48 के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को देखेंगे। तो मैंने लिखा 48, इसके गुणनखंड किए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चक 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छिक्के 12, और 2 से फिर कटेगी, 2 ती 6, और अब 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 आ गया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये हमारा सवाल चल रहा है, हमें परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे करना है। 48 बराबर गुणनखंड ये हो गए 2 2 2 2, यानी 2 2 के 4, 3 का 1, तो 2 2 के 4 लिख दीजिए गुणा के चिन्ह लगाते हुए, और गुणा 3। चेक भी करते हैं, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लेंगे अब संख्या 120, अब हम 120 के भी गुणनखंड करते हैं, 120 के गुणनखंड करिए। पहले संख्या 0 है तो 2 से कटेगी, 2 छिक्के 12, 0, 2 से फिर काटा, 2 ती 6, 0, 2 से फिर संख्या कट रही है, 2 एकम 2, 2 पन 10। अब ये संख्या 2 से कटना बंद हो चुकी है, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो 5 15। अब 3 से नहीं कट रही है संख्या, 5 से कटी, 5 एकम 5, गुणनखंड हमारे गए 2 2 2 3 5। मैं यहाँ फिर लिख दूंगा, 2 2 के कितने हैं 3, 1 2 3, तो 1 2 और 3,
और 3 3 का 1 और 1 5। चेक करते हैं 5, देखो अनवरत गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, यानी हमारा ये 120 के अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही है। अगली संख्या आ जाती है 96। मैंने यहाँ लिखा 96, 96 के खंड करते हैं, 2 चौक 8, बचा 1, 2 अट्ठी 16, 2 से फिर काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से संख्या फिर कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट रही है, 2 छिक्के 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3, 1 आ गया, बंद कर दिया। गुणनखंड में हमारे 2 2 के कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5। हमारे 96 के गुणनखंड करने पर 2 2 के 5 आए हैं, तो 1 2 3 4 5 और 3 का 1 आया है, 1 3 का। इसको भी जरा चेक करते हैं कि 96 हमारा आ रहा है कि नहीं। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, यानी लगातार गुणा करते जाते हैं। जैसे 3 का 2 में 6 आया, तो 6 का 2 में 6 दूनी 12, 12 का 2 में 12 दूनी 24, 24 का 2 में 24 दूनी 48। बच्चों आपको कम से कम अगर गणित में होशियार होना है तो 30 तक पाड़े रट लीजिए। मेरी क्लासें अगर आपको लेनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करिए, 30 तक के पाड़े पक्के कर लीजिए, क्योंकि पहाड़े गणित की जान होते हैं। अभी से शुरू कर दीजिए और घबराइए नहीं, एक पाड़ा आज कर लिया, फिर एक कभी करेंगे, एक कभी करेंगे, तो इस तरह से बच्चों आप 30 तक के पाड़े याद कर लिए, और नहीं 25 तक तो करने ही करने, अगर गणित में होशियार बनना है तो। अब देखिए बच्चों, इसका हम मासा लिखते हैं, मासा यानी महत्तम समापवर्तक, HCF। यहाँ आप एक ही चीज लिख सकते हैं, अगर पेपर में HCF लिख के आए तो HCF लिख दीजिए, मासा लिख के आए तो मासा, मैं दोनों लिख रहा हूँ, आप एक ही चीज लिखिए जैसी आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमें ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए, ये पूरा सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2, 2 2 के मैं इसमें देख रहा हूँ तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है। तो ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि 2 2 के तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद है, इसका मतलब हमें 2 का लेना है अंक। तो लेंगे कितने, जिसमें कम वाले होंगे, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 2 के 3 है, कितने हैं 3। तो बच्चों हम कम वाले लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 2 2 के 3 लिख देंगे, 2 का काम खत्म। समझ लीजिए बड़ी वाली संख्या नहीं लिखनी है, छोटे वाले लिखने हैं गुणनखंड। अब 2 के बाद नंबर आएगा 3 का, तो इसमें 1 3 का है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी है तो सही, जाऊ में है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 1 है तो 1 ले लीजिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। 1 हमने 3 का ले लिया। 3 के बाद एक संख्या हमें दिखाई दे रही है 5। अब 5 इसमें नहीं है, बात खत्म। अगर तीनों में मौजूद होगा तभी उस संख्या की बात करेंगे, नहीं छोड़ देंगे। तो अब 5 को छोड़ दिया हमने, अब इसका हम अनवरत गुणा कर देंगे, इधर से कर दो चाहे इधर से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। बच्चों इन दी हुई संख्याओं का मासा 24 आया। इस तरह से कोई भी संख्या दी हो, चाहे 2 दी हो चाहे 3 दी हो, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए 24 ही बड़ी संख्या है जिससे सभी संख्याएं कटेंगी, जैसे 24 से 48 काटेंगे, 24 दूनी 48, पूरा भाग चला गया, 24 का भाग 120 में देंगे, 24 पन्ना 120, पूरा चला गया, 24 चौक 96, 96 में भी चला गया। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसके बाद दूसरी विधि आपको समझा रहा हूँ, जिसे आप इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये वाली चीज रफ कार्य है, इसे आप, मैंने कहा इसे रफ कार्य कहते हैं। रफ कार्य है, इसे आप चाहें तो करने के बाद इस तरह से आप काट सकते हैं, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें डायरेक्ट चाहिए। लेकिन
अगर आप चाहेंगे नहीं हम तो करके छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह लाइन पूर के उसको एक्स्ट्रा में करिए या मिटा दीजिए, बाएं पृष्ठ पर करके दिखा करके उसको काट दीजिए। समझ में आया बच्चों? अगर आपकी कहीं कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज लिखिए, बताइए, मैं कल आपका इसका जवाब आपको दूंगा। तुरंत पूछिए, दूसरे दिन अगला लेसन पढ़ाने से पहले, अगली चीज पढ़ाने से पहले मैं आपके क्वेश्चनों के जवाब जरूर दे दिया करूंगा। आप उनको अपना नाम सहित लिख करके मुझे कमेंट्स किया करें कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया है, हम आपको जरूर समझाएंगे। ये मैं साफ किए दे रहा हूँ। और इसके बाद बच्चों दूसरी विधि आती है जो मैंने आपको बताई थी। इसकी दूसरी विधि मैंने आपको पहले लिखाई थी, जिसे हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि को आपके इस गणित में यूक्लिड का आधारभूत प्रमेय भी कह देते हैं, या इसको दूसरी भाषा में ये भी कहा गया है, आपकी इन कुछ किताबों में लिखा होगा यूक्लिड का एल्गोरिथम प्रमेय। इसमें दिया गया है, देखो मैं देखता हूँ किताब में इसमें दिया है या नहीं दिया है, शायद दिया गया है। कुछ किताबों में होगा, इसमें मुझे लग रहा है ये कुछ किताबें हैं उनमें दिया होगा।